नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज सैटरडे का दिन है और हमारा जो विषय है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लास्ट वीक में जो हम लोगों ने देखा था वो हम देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पर जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है और कहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो सेक्शन 9 और सेक्शन 4 का पैरा 2 इन दोनों को क्लब करके हम लोग देख रहे थे कहाँ कहाँ पे ओरली ट्रांसफर अलाउड है और कहाँ पे नहीं। तो इसी को हम लोग लास्ट जो हम लोगों की क्लास थी उसमें हम लोग कुछ ट्रांसफर्स को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोगों का ये जो कंक्लूडिंग पार्ट है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द ट्रांसफर्स कि किन ट्रांसफर्स में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है और कहाँ पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की आवश्यकता नहीं है, रजिस्टर्ड होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ओरल ट्रांसफर भी कर सकता है। तो सभी ट्रांसफर्स में हम सभी प्रकार के अंतरण में हम लोग एक एक करके देख रहे थे, जिसमें सेल हो गया, विक्रय, मॉर्गेज हो गया, बंधक, उसके बाद लीज हो गया, पट्टा, एक्सचेंज हो गया, विनिमय जिसको कहते हैं, गिफ्ट हो गया, दान जिसको कहते हैं, और एक्शनेबल क्लेम। तो इन सभी में हम लोग सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि कहाँ पे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है और कहाँ पे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट अस क्रैक PCSJ विद अनअकैडमी। आप अनअकैडमी पर कोई भी पेड कोर्स लेते हैं, उसमें सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरे कोड SLAW10 को आप यूज कर लीजिए तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ इस वक्त पिनेकल बैच आपको मिल जाएगा जो कि रिवीजन बैच है MP जुडिशरी के लिए और दिल्ली जुडिशरी के लिए 1 मार्च से शुरू है। साथ ही साथ आपको जुडिशरी की मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी जो 6 मार्च से शुरू हो रही है। और इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस आपको मिलेगा, लाइव टेस्ट और क्विजेस भी आपको मिलेंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी और फ्री स्पेशल क्लास रोज आपको मिलेगी। और इसमें आपको मेरी भी क्लास मिलेगी जो कि फ्री आपको मिलती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप अपनी PCSJ की प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप एक्सेलरेट 3.0 और चैलेंजर सीरीज के थ्रू आप अपनी जो प्रिपरेशन है जुडिशरी की उसको बूस्ट कर सकते हैं विद द टेस्ट सीरीज जो कि फ्री टेस्ट सीरीज है। साथ ही साथ आप अपने जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस अनअकैडमी पर पा सकते हैं विद इंडिया टॉप एजुकेटर। साथ ही साथ आपको लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जुडिशियरी आइकॉनिक नाउ लाइव में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्राइसिंग प्लान है अनअकैडमी का जो कि मंथली भी है, 3 मंथ्स का भी है, 6 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है और इसी तरह 2 साल तक का है। और ये हैंडल्स हैं जहां पे आप अनअकैडमी से रिलेटेड सारी जानकारियां ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों का TPA का वीडियो था लास्ट सैटरडे को जो पड़ा था उसमें हम लोग देख रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कब आवश्यक होता है। तो उसमें हम लोगों ने सेल में रजिस्ट्रेशन कब आवश्यक होता है, सेक्शन 9 को हम लोगों ने सेक्शन 4 के क्लॉज 2 के साथ में क्लब करके पढ़ा था और सेक्शन 9 में लिखा हुआ था कि संपत्ति का अंतरण मौखिक रूप से भी हो सकता है, मतलब रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कब हो सकता है, जब कानून के द्वारा उसकी आवश्यकता ना हो। अब कानून में आवश्यकता कब नहीं होगी, इसके लिए हम लोगों को कहां कहां पे जाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को सेक्शन 54 से 57 के बीच में हम लोगों को सेक्शन 54 का पैरा 2 पैरा 3 मिल जाएगा, सेक्शन 59 मिल जाएगा मॉर्गेज में कब आवश्यकता नहीं है, बंधक में। ये दोनों पोर्शन हम लोगों का लास्ट वीडियो में डिस्कस हम लोग कर चुके थे। आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो इसके आगे का होगा, यानी कि लीज के मामले में, किराए के मामले में, एक्सचेंज के मामले में, विनिमय के मामले में, गिफ्ट के मामले में यानी दान के मामले में और एक्शनेबल क्लेम के मामले में। यहां पे कब रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा कब नहीं, यही हमारा डिस्कशन होगा। तो आज हम लोग इसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं सेक्शन 107। अगर आप सेक्शन 4 के क्लॉज 2 में आप देखें तो 4 सेक्शंस दिए गए हैं। पहला तो दिया गया है सेक्शन 54 पैरा 2 पैरा 3,
दूसरा दिया गया है सेक्शन 59, तीसरा जो दिया गया वो सेक्शन 107 दिया गया, और चौथा जो दिया गया वो सेक्शन 123। और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने देखा था ये कहां से रिलेट हो रहा है, सेक्शन 123 यानी कि गिफ्ट के रजिस्ट्रीकरण की बात कर रहा है, सेक्शन 107 लीज के रजिस्ट्रीकरण की बात कर रहा है, सेक्शन 59 मॉर्गेज की बात कर रहा है यानी बंधक के मामले में बात कर रहा है, और सेल के मामले में, विक्रय के मामले में सेक्शन 54 पैरा 2 और 3 बात कर रहा है। अब देखिए, 2 के दिए नहीं गए हैं, एक्सचेंज का दिया नहीं गया है और एक्शनेबल क्लेम का दिया नहीं गया है, तो इनको भी हम लोग देख लेंगे। अपनी जो पढ़ाई आगे करेंगे उसमें आज की क्लास में हम लोग यही चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लास्ट टाइम हमारे ये 2 डिस्कशन लास्ट वीडियो में हो चुके थे, आप मेरे वीडियो को पिछले हफ्ते वाले देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला लीज पे, यानी सेक्शन 107 पे। अब देखिए, हमने पहले दूसरे में तो हमने विक्रय में देखा था और मॉर्गेज में देखा था। विक्रय में हमने देखा था कि रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है या नहीं, किस चीज पर आधारित है, विक्रय की मूल्य पर। अगर विक्रय का मूल्य 100 रुपए से कम है तो रजिस्ट्रीकरण ऑप्शनल है यानी वैकल्पिक है, आप कराएं ना कराएं ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर 100 रुपया या 100 रुपए से अधिक है तो क्या है, वो आज्ञापक है यानी मैंडेटरी है, मस्ट है, आपको कराना ही कराना है। ये हम लोग ने देखा था सेल के मामले में। इसी तरीके से अगर हम लोग, और एक चीज और हमने इंपॉर्टेंट देखी थी कि यूपी में, स्टेट ऑफ यूपी में ये भेद खत्म कर दिया है। मतलब कि अगर आपको विक्रय यूपी में करना है तो उसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है, चाहे उसका वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू, संपत्ति का मूल्य 100 रुपए से कम हो चाहे ज्यादा हो, कुछ भी हो, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। स्टेट ऑफ यूपी का ये अमेंडमेंट है, इसलिए वहां पे आपको पूरा करना ही करना है। तो अब देखिए, उसके बाद हमने देखा था मॉर्गेज में हमने देखा था प्रिंसिपल मनी, मूलधन, और दूसरा बंधक धन देखा था। तो मूलधन के ऊपर आधारित है। अगर मूलधन, बंधक का मूलधन 100 रुपया है से कम है तो ऑप्शनल है, आज्ञापक नहीं है, मतलब आप करवाइए ना करवाइए रजिस्ट्रीकरण। लेकिन अगर 100 रुपया या 100 रुपए से अधिक है जो आपका मूलधन है, बंधक धन नहीं मूलधन, तो ऐसे में आपका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग देखते हैं लीज। लीज पे आएंगे, एक्सचेंज पे आएंगे, गिफ्ट पे आएंगे और एक्शनेबल क्लेम पर आएंगे। तो अगर आप लीज पे देखिए तो लीज में जो आधार है वो धन नहीं है। लीज में जो आधार दिया गया है वो उसका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, यानी कि समय, कितने समय के लिए, कितनी समय सीमा के लिए ये लीज की जा रही है। जो पट्टा है, पट्टा ये कितने समय सीमा के लिए किया जा रहा है। तो पट्टा कितने समय सीमा के लिए, अगर अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, आप सेक्शन 107 पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर लीज लेस देन 1 ईयर, अगर 1 वर्ष से कम का पट्टा आप कर रहे हैं, और दूसरा अगर आप 1 वर्ष से और मोर, 1 वर्ष से अधिक का पट्टा कर रहे हैं, तो यहां पे टाइम ड्यूरेशन पर आधारित है। अगर आप 1 वर्ष तक का पट्टा कर रहे हैं तो क्या नियम लागू होगा, अगर आप 1 वर्ष से अधिक का पट्टा कर रहे हैं तो क्या रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होगा या नहीं। तो यहां पे आप देख लीजिए, अगर लीज इज मेड फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 वर्ष से कम के लिए अगर पट्टा किया जाता है तो यहां पे रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है, नो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, यहां पे वैकल्पिक है। और अगर 1 वर्ष से अधिक का पट्टा है, 1 वर्ष से अधिक का पट्टा करने जा रहे हैं तो यहां पे क्या है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, यहां पे आज्ञापक हो जाता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए लीज में। इसी में कब ये मान लिया जाएगा कि एक, मान लीजिए कोई पट्टा नहीं हुआ है रिटेन, तो कब ये माना जाएगा कि वो 1 वर्ष से कम का है, कब ये माना जाएगा किन मामलों में 1 वर्ष से अधिक का है। तो ये सब हम लोग जब लीज वाले चैप्टर पे, पट्टा पर जब पहुंचेंगे तो इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोगों ने देख लिया लीज में कब रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, कब आवश्यक नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है
एक्सचेंज तो ए अपनी P2 संपत्ति के एवज में बी से P3 संपत्ति ले रहे हैं और बी P3 के एवज में ए से P2 ले रहे हैं। तो एक तरीके से देख लीजिए, दोनों ही अंतरण करता है, ए और बी, और दोनों ही अंतरती हैं। तो ऐसे में जो भी चीज है वो सेल के अनुसार ही चलेगी, जैसा कि सेल में रजिस्ट्रीकरण के लिए दिया गया है। और सेल में क्या दिया गया है हम लोगों ने देख ही लिया था। सेल में यही दिया गया था कि जहां पे संपत्ति 100 रुपए से कम की है वहां पे आज्ञापक नहीं है, जहां पे 100 रुपए से अधिक है वहां पे आज्ञापक है, यानी मैंडेटरी है, और अदरवाइज अगर 100 से कम है तो ऑप्शनल है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया या 100 रुपए से अधिक मैंडेटरी है, और 100 रुपए से कम अगर है, क्योंकि प्री में यही पे कंफ्यूज किया जाता है। प्री में जो रेगुलर प्रश्न आते हैं वो इसी कंफ्यूजन को ही लेकर के आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। अब अप टू 100 रुपीज इफ द लिख दिया, इफ द सेल मनी इज 100 रुपीज, तो अब 100 रुपीज पे आप कंफ्यूज हो गए कि 100 रुपए से का बताया, इसका मतलब यह है कि ऑप्शनल है। आपने गलती से अगर कर दिया तो सर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको 100 रुपया 100 रुपए से अधिक बहुत बारीकी से आपको अपना बेयर एक्ट पढ़ना है। ब्रेक पे इसीलिए बेयर एक्ट पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो एक्सचेंज में हमने देख लिया कि सेल की तरीके से ही है, और जैसे कि यूपी में लागू है, अगर एक्सचेंज हो रहा है चाहे वो 100 रुपए से या किसी भी संपत्ति का हो रहा हो, वो स्टेट ऑफ यूपी में उसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है, मैंडेटरी है, कोई उसमें ऑप्शन नहीं है। अब देखिए, एक्सचेंज देखने के बाद, विनिमय के बाद हम लोग आते हैं दान पे। देखिए गिफ्ट में क्या होता है। तो गिफ्ट में अगर आप देखें तो सेक्शन 123 डील्स विद इट। 123 बताता है कि कब आवश्यक है कब आवश्यक नहीं है दान का रजिस्ट्रीकरण। तो यहां पे मनी को आधार नहीं बनाया है, यहां पे मनी आधार नहीं बनाया, बल्कि आधार क्या बनाया है, नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार की संपत्ति है, इस पे आधारित होगा कि कब रजिस्ट्रीकरण ऑप्शनल है, कब रजिस्ट्रीकरण मैंडेटरी है। तो अगर आप नेचर ऑफ प्रॉपर्टी में देखें तो दो पार्ट में प्रॉपर्टी डिवाइड हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है। तो अगर जंगम संपत्ति और या अचल संपत्ति, चल या अचल संपत्ति, अब अगर जंगम संपत्ति है, मूवेबल है, तो ऐसे में रजिस्ट्रीकरण क्या है, ऑप्शनल, यानी कि वैकल्पिक है। तो यहां पे आधार पैसा नहीं दिया गया है दान में। अगर जंगम संपत्ति का आप दान कर रहे हैं तो वहां पे रजिस्ट्रीकरण आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते, ऑप्शनल है। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी अचल संपत्ति है, तो रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, यानी मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये आधार बनाया गिफ्ट के पार्ट में। अब देखिए, गिफ्ट भी हो गया सेक्शन 130 में। अब अगर हम आते हैं लास्ट वाले पोर्शन पे, लास्ट ट्रांसफर किससे कंसर्न है, एक्शनेबल क्लेम से। तो पहले तो हम लोग आगे चल के समझेंगे एक्शनेबल क्लेम क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज भी एक्शनेबल क्लेम पे कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम। चलिए हम लोग जब एक्शनेबल क्लेम पे पहुंचेंगे इतनी आसान शब्दों में, और डिफाइंड भी है, जबकि डिफाइंड भी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लड़के कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम। तो ऐसे में ये हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल हम लोग इसको जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्शनेबल क्लेम में आवश्यक है, मैंडेटरी है या वैकल्पिक है। तो यहां पे आप देख लीजिए सेक्शन 130 में आप सीधे सीधे वहां पे लिखा हुआ है कि एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, ओनली बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, केवल और केवल लिखत के निष्पादन पर, जो लिखत है, डीड है, उसके निष्पादन पर ही ये आधारित होगा। तो इसलिए यहां पे जब निष्पादन हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसका मतलब कि कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी सब चीजें देख ली हैं, ये पूरा हम लोगों ने एक कंप्लीट एरिया देख लिया है कि इन वेयर द रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, वेयर द रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल।
ये बिल्कुल क्लियर होगा, जिसको ना क्लियर हो वो पूछ सकता है, आगे चल के हम लोग डिस्कस भी इस पॉइंट को करेंगे। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो वही जो मैंने आप लोगों को पुरानी क्लास में एक बताया था। आपके पास में 5 प्रश्न हैं, और कोई भी एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसको प्रश्नों के साथ पढ़िए ना, उसमें प्रश्न बनाइए और प्रश्न से ही एक एक वर्ड को ब्रेक कर लीजिए, एक एक वर्ड को ब्रेक करके उसका आंसर निकाल लीजिए, पूरा एक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगली जो क्लास हमारी होगी उसमें यही डिस्कशन होगा कि संपत्ति अंतरण है क्या, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, पहली चीज, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो डिफाइंड है, ठीक है। ये हम लोग कहां से देखेंगे, सेक्शन 5 से। जैसे हमको पता चला कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति अंतरण क्या है, संपत्ति का अंतरण, तो तुरंत हम लोग अगला प्रश्न यही कर देंगे कि भाई कौन सी संपत्ति का अंतरण हो सकता है, व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, कौन सी संपत्ति का अंतरण होगा। तो ये सेक्शन 6 आपको बता देगा कि किन किन संपत्तियों का अंतरण हो सकता है, क्योंकि आप उसमें देखिए पहली लाइन तो ये दिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड्स में बी ट्रांसफर्ड, सभी प्रकार की संपत्तियों का अंतरण हो सकता है एक्सेप्ट द फॉलोइंग। उसके बाद बाकी पूरा जो चैप्टर, वो जो सेक्शन है, ये सेक्शन 6, वो केवल और केवल उन्हीं की बात कर रहा है जिन प्रॉपर्टीज का अंतरण नहीं हो सकता। तो उसके बाद जब आप ये देखेंगे, हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो देखेंगे, कौन कर सकता है, हु कैन ट्रांसफर। तो सेक्शन 7 हमको यही बताएगा कि ट्रांसफर कर कौन सकता है। उसके बाद ये प्रभावित कैसे होगा, क्या ट्रांसफर होगा, क्या अंतरित होगा, हाउ इफेक्टेड, कैसे ये प्रभाव में आएगा, कैसे प्रभाव में आएगा। सेक्शन 8 हमको बताएगा कैसे ये प्रभाव में आएगा। और सेक्शन 9 को कब ओरल ट्रांसफर हो सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सेक्शन 4 के क्लॉज 2 के साथ में, धारा 4 के उपधारा 2 के साथ में क्लब करके देख चुके हैं। तो इतनी सब चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।